नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसके एक दिन पहले रविवार को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें, बीते 55 दिनों में 31 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके कारण प्रति लीटर पेट्रोल 8 रुपए से अधिक महंगा हुआ है और डीजल भी 8 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है, जिसके कारण ही दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 88 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 109 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल या तो 100 के पार हो चुका है या उसके करीब है। मुंबई में भी पेट्रोल 104 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को हुए धमाकों को आतंकवादी हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस, वायुसेना और दूसरी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलो वजन का एक और विस्फोटक बरामद किया है। ये विस्फोटक लश्कर के एक ऑपरेटिव को मिला था, जो उसे शहर के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की फिराक में था। इस बरामदगी से शहर में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। बता दें, जम्मू के वायुसेना के स्टेशन के अंदर देर रात 2 बजे 2 धमाके हुए। जहां ये धमाके हुए हैं उसे अति सुरक्षा वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार उन धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा इलाके के हरिपरी गांव में रविवार रात करीब 11 बजे आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद के घर में घुसकर उनकी और उनकी पत्नियों की हत्या कर दी। इसके अलावा आतंकवादियों की गोली में घायल हुई उनकी बेटी की भी आज सुबह मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि जिला पंचायत चुनाव के लिए उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना दिखाता है कि चुनाव की निष्पक्षता और शुद्धता बर्बाद हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। पूर्व सीएम ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर उसके बाद भी उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता, धन और धोखाधड़ी का यह प्रयोग साबित करता है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान नहीं करती है। बता दें, शनिवार को समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 11 जिलों में उसके उम्मीदवारों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया, जिसके कारण बीजेपी के काफी उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के जीत जाएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि उसके 25 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में छोटे दलों का गठबंधन है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी AIMIM के साथ मिलकर लड़ेगी, ये खबर बिल्कुल भ्रामक है। ऐसे समय जब ट्विटर इंडिया और भारत सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है, इसके अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया है। नए IT नियमों के अनुसार ग्रीवांस अफसर का होना अनिवार्य है और इस पर कंपनी और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही ठनी हुई है। इस इस्तीफे के बाद एक बार फिर ट्विटर इंडिया का यह पद खाली हो गया है। उन्हें कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनका नाम ट्विटर इंडिया की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। नए IT नियम 25 मई को लागू हुए हैं, जिसके तहत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवांस सेल गठित करना होगा और यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करना होगा। पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना को पत्र लिखकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक जज राकेश बिंदल को हटाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि वह कुछ प्रमुख मामलों की सुनवाई में पक्षपातपूर्ण हैं। 6 पन्नों के इस पत्र में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल के अध्यक्ष और बजबज से TMC विधायक अशोक कुमार देव ने हस्ताक्षर किए हैं।
पत्र में कहा गया है कि जस्टिस बिंदल एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज हैं, जिनका उच्च न्यायालय में बने रहना न्याय के निष्पक्ष वितरण में हस्तक्षेप करता है। पत्र में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि न्यायमूर्ति बिंदल ने पीड़ित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक राजनीतिक पक्ष में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह यानी NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों में ज़्यादा सक्रिय पाया गया है। हालांकि साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे गंभीर बीमारी होगी और ये ज़्यादा संक्रामक होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बता दें, भारत में डेल्टा प्लस के लगातार नए मामले मिल रहे हैं। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के 51 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 46,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 979 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,96,730 हो चुकी है। वहीं देश में अभी सक्रिय मामले 5,72,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।